स्नेहा भी शादी में अपने मायके पहुंच चुकी थी। स्नेहा के आने से सभी बहुत खुश थे। घर में रौनक सी आ गई थी। दीदी, अब तो आपकी शादी भी होने वाली है। आप भी ससुराल वाली बनने वाली हो, किसी की बहू बनने वाली हो, किसी की पत्नी बनने वाली हो, किसी की भाभी बनने वाली हो। स्नेहा ने मधु को छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारी बारी तो आ गई, अब मेरी बारी है यह सब रिश्ते निभाने की और बनाने की। मधु ने भी हंसते हुए कहा, पर दीदी, क्या तुम आदर्श की इतनी कम कमाई में घर कर चला पाओगी, अपने आप पर खर्च कर पाओगी? फिर बाद में आगे परिवार भी तो बढ़ना है दीदी, फिर आप कैसे क्या करोगी? स्नेहा, यह तो किस्मत की बात है, क्या कर सकती हूँ मैं। हाँ, यह है कि सब कुछ अच्छे से करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अरे स्नेहा, तुम ये कैसी ड्रेस लेकर आई हो शादी में पहनने के लिए? तुम्हें लगता है कि यह तुम शादी में पहनोगी तो अच्छी लगोगी? मधु ने बैग में से कपड़े निकालते हुए स्नेहा से कहा, यह सब ड्रेसेस माँ जी ने दिलवाई हैं अपनी पसंद से। स्नेहा, तुमने लिए कैसे यह ड्रेस? अरे देखो तो सही जरा, कितनी हल्की और सस्ती ड्रेस है तुम्हारे पास। तुम यह शादी में पहनोगी तो सारे हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, सोचा है तुमने? मधु के कहने पर जैसे स्नेहा बिफर पड़ी। अरे अब तुम्हारी शादी होगी और जब तुम कपड़े लेकर आओगे यहाँ पर, तब देखूंगी कि तुम कितने महंगे कपड़े लाती हो। इतनी कम कमाई में तुम कैसे अपने लिए खर्च कर पाती हो? मैं कह रही हूँ कि मुझे माँ जी ने दिला दिए, फिर भी तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। स्नेहा ने यह बात इतनी जोर से चिल्लाकर कही कि जया और सुदेश जी और उषा जी भी दौड़ती हुई आ गई। क्या हुआ? सुदेश जी ने आकर पूछा। माँ, कुछ नहीं हुआ, मैंने तो बस स्नेहा को इतना कहा कि देखो तुम्हारी ड्रेसेस कितनी सस्ती और हल्की है, तुम यह ड्रेस शादी में पहनोगी तो सब क्या कहेंगे? और इस बात पर स्नेहा इतना भड़क गई कि मुझे सुना रही है कि तुम्हें देखूंगी कौन सा महंगी ड्रेस लेकर आती हो, इतनी कम कमाई में कैसे अपने आप पर खर्चा करती हो। मधु ने रोते हुए माँ से कहा। स्नेहा भी भड़कते हुए कहने लगी, माँ, जब मैं कह रही हूँ कि ये ड्रेस मुझे माँ जी ने दिला दी है तो भी मधु मुझे नीचा दिखा रही है। चलो चुप करो तुम दोनों। मधु, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, 8 दिन बाद तुम्हारी हल्दी लगने वाली है, तुम्हारी शादी है। और स्नेहा, तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ दिन बाद तुम्हारी दीदी यहाँ से चली जाएगी, फिर क्या पता कब तुम अपनी दीदी से मिल पाओगी। जब तुम आओगी तो पता नहीं मधु यहाँ मौजूद हुआ करेगी या नहीं। मधु चुपचाप कमरे में चली गई और स्नेहा चुपचाप से वहीं बैठ गई। जया स्नेहा के पास बैठ गई और स्नेहा को जैसे तैसे करके मनाने लगी, उसे समझाने लगी। घर में लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। मधु बहुत ज़्यादा खुश थी। आदर्श उसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करता था। आदर्श की बातों का अंदाज ऐसा था कि लगता नहीं था कि आदर्श इतना कम पढ़ा लिखा है। मधु के हल्दी लगी, मधु के मेहंदी लगी और वह दिन भी आ गया जब मधु की बारात आ गई। मधु की बरी में भी जानकी जी ने एक से एक ड्रेस चढ़ाई थी, महंगी से महंगी, और हर सामान ही बहुत अच्छा लाई थी जानकी जी मधु के पहनने के लिए। जो भी मधु का ड्रेस और सामान देख रहा था वह तारीफ करे बिना नहीं रह रहा था। सभी मधु की ड्रेस और सामान की तारीफ कर रहे थे। इस बात से स्नेहा भी सोच में थी कि कम कमाई में इतना खर्चा कैसे। उसे फिर याद आया कि जब उसकी बरी का सामान आया था तो वह ड्रेस भी इतनी महंगी नहीं थी, ना ही सामान इतना अच्छा था। मधु भी बहुत खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, भले ही तनख्वाह कम है, कमाता कम है, लेकिन पसंद अच्छी है, कंजूसी नहीं है। मधु विदा होकर अपने ससुराल आ गई। घर एकदम सूना सूना सा हो गया। बहुत सारे मेहमान भी अपने अपने घर जा चुके थे। मधु की दोनों बुआ और स्नेहा की सास सरला जी अभी मौजूद थी घर में। सरला जी ने नीरज को भी ज़्यादा रुकने नहीं दिया और कहा कि तुम आज ही निकल जाओ, बारात तो चली गई है, अब तुम्हारा क्या काम। नीरज ने कुछ ज़रूरी काम का बहाना बनाया और चला गया। सुदेश जी रो रही थी और कह रही थी स्नेहा भी चली गई, अब मधु भी चली गई, घर एकदम से खाली खाली सा हो जाएगा, कैसे रहूँगी मैं। तभी जया आई और सुदेश जी के गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं तो यही हूँ ना आपके पास,
सुदेश जी ने भी उसे गले से लगा लिया। यह सब सामने बैठी सरला जी भी देख रही थी। उन्होंने यह सब बहुत हैरत से देखा। उन्हें लगा कि सास बहू दोनों ही दिखावा कर रही हैं सबके सामने। जैसे उनकी सोच थी वही उन्होंने सोचा। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सरला जी भी स्नेहा को जल्दी आने की ताकीद करके मायके में ही छोड़कर चली गई। मधु को जब ससुराल लाया गया तो सारी रस्में निभाने के बाद जानकी जी ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे कमरे में जाकर आराम कर लो। फिर कल राधा की बारात आनी है तो तुम भी थक जाओगी। मधु ने आगे कदम बढ़ाया, फिर सवालिया नज़रों से जानकी जी की तरफ देखा। जानकी जी हंसी और कहा, यह लेफ्ट साइड वाला रूम तुम्हारा है। मधु कमरे में आई तो उसने देखा कमरा क्या एक हॉल टाइप रूम था, जिसमें उसके दहेज में लाया गया डबल बेड लगाया गया था। सामने गोदरेज रखी गई थी। गोदरेज के पास में कूलर, एक तरफ साइड में उसी के दहेज का सोफ़ा सेट रख दिया गया था और सोफ़े के सामने टी टेबल रखी थी। एक तरफ साइड में ड्रेसिंग टेबल जमा दी गई थी और उस पर उसका सारा मेकअप और चूड़ियाँ वगैरह रखी गई थी। उसने गोदरेज को खोल कर देखा, उसके सारे कपड़े सिस्टमैटिक तरीके से जमा दिए गए थे। गोदरेज के नीचे वाली ड्रॉज में उसके साड़ी, सैंडल, चप्पल वगैरह रख दी गई थी। मधु ने जब अपना सामान इस तरह जमा हुआ देखा तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कितनी अच्छी बात है कि अब उसे कुछ भी जमाना नहीं पड़ेगा और जो चीज़ चाहिए होगी वह फट से निकाल भी सकेगी, ढूंढनी नहीं पड़ेगी। रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि सारा सामान आने के बाद भी उसमें बहुत जगह बाकी थी। सामने की तरफ बड़ी सी खिड़की लगी थी जिसमें कांच लगा हुआ था। मधु ने बाहर देखा, बाहर भी बहुत ही अच्छी कॉलोनी बनी हुई थी। उसे अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया। दूसरे दिन सुबह राधा की बारात थी। मधु के घर से भी सभी लोग आ चुके थे। जानकी जी ने मधु के घर वालों को मधु के रूम में ही भेज दिया था। मधु का रूम देखकर सुदेश जी बहुत खुश हुई। अरे वाह मधु, तुम्हारा रूम तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा भी, और यह सब तुमने इतनी जल्दी जमा भी लिया सारा सामान? सुदेश जी ने हैरत से पूछा तो मधु ने कहा, नहीं माँ, मैंने नहीं जमाया। कल जब मैं विदा होकर आई थी तभी यह रूम इसी तरह जमा हुआ था। मेरे कपड़े, मेरा हर सामान बहुत ही अच्छे तरीके से जमाए हुए हैं माँ। वाह, दाद देनी चाहिए जानकी जी की तो। सुदेश जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ वाकई ही तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा है। स्नेहा ने कहा, जब हम आए थे तो हमें रूम नहीं दिखाए थे, आंगन में ही बिठा दिया था और मैं सिर्फ किचन तक ही गई थी। मधु स्नेहा की बात से खुश हो गई। चलो पहली बार ही सही, स्नेहा ने तारीफ तो की किसी चीज़ की। राधा की बारात आने से पहले ही जानकी जी ने मधु के घर वालों को और सारे मेहमानों को कहा कि आप लोग सब पहले खाना खा लीजिए, फिर बारात आने वाली है। पास में शिल्पा हॉल किया गया था राधा की बारात और खाने के लिए। जब सब लोग हॉल में पहुँचे और खाने का मेनू देखा तो सबको मज़ा आ गया। बहुत सारे लाजवाब आइटम बनाए गए थे। स्नेहा जो काफ़ी टाइम से हैरत में थी, हर बात में हैरानी हो रही थी। अब सुदेश जी से पूछ ही बैठी, माँ एक बात समझ में नहीं आ रही, आदर्श गैरेज में काम करता है और उसके पापा रोहित जी भी ठीक ठाक ही कमाते हैं, फिर भी शादी बड़ी ही अच्छे से की गई है। मधु की ड्रेसेस, सामान भी बहुत अच्छा महंगा वाला था और खाना भी एक से एक बना है। राधा के लिए दहेज भी बहुत ही अच्छा है और हर चीज़, हर आइटम दहेज में मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुदेश जी ने भी धीरे से स्नेहा से कहा, यह तो मैं भी सोच रही हूँ, हो सकता है शादी के लिए इन्होंने पहले से ही पैसा जमा कर रखा हो। सुदेश जी ने कहा तो स्नेहा ने कहा, हाँ हो भी सकता है कि किसी से उधार लिया गया हो शादी के लिए। हाँ हो सकता है। सुदेश जी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। राधा की भी बारात आ गई और राधा भी रोते हुए विदा हो गई। सभी काम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ था। जानकी जी ने मधु के घर वालों को जाने नहीं दिया। कहा कि कल राधा को लेने जाना है, तुम लोग भी साथ में चलोगे। जानकी जी और रोहित जी के इतना कहने पर सभी लोग रुक गए। बाकी सारे मेहमानों के सोने की व्यवस्था तो आंगन में
और एक और जो रूम बना था उसमें कर दी गई। मधु के घर वालों को मधु के रूम में ही सोने की व्यवस्था थी। इस पर स्नेहा ने कहा कि मधु के साथ अगर हम सब लोग सोएंगे तो आदर्श जीजू कहाँ सोएंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोग आराम से मधु के रूम में जाकर सो जाइए। मैंने एक सामने और रूम लिया है कुछ दिन के लिए। मधु और आदर्श वहीं जाकर सोएंगे। क्या करे बेटी, हमारा घर छोटा है इसलिए पूर्ति नहीं होती और मेहमानों को तकलीफ उठानी पड़ती। जानकी जी ने जवाब दिया। जानकी जी की बात सुनकर सुदेश जी बहुत ज़्यादा खुश हुई। कितने अच्छे विचारों वाली महिला है जानकी जी। सुदेश जी ने कहा। सुबह जब सब राधा को लेने जाने लगे तो जानकी जी ने स्नेहा और जया से कहा, तुम दोनों मिलकर मधु को तैयार कर दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, जया ने कहा। ठीक है, मैं मधु के कपड़े और गहने निकाल कर रख देती हूँ, तुम दोनों मिलकर मधु को तैयार कर देना। बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर का लहंगा जानकी जी ने मधु के पहनने के लिए दिया और साथ में मैचिंग दुल्हन सेट। वाह कितना प्यारा लहंगा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यह तो, जया ने मधु से कहा। और ज्वेलरी भी बहुत ही प्यारी है, स्नेहा ने भी कहा। फिर दोनों ने मिलकर उसको जल्दी से तैयार कर दिया। जानकी जी और रोहित जी ने गाड़ियाँ की थी सारे मेहमानों को राधा के घर तक ले जाने के लिए। मधु और आदर्श दोनों को अलग कार में बिठाया गया। राधा का ससुराल भी अच्छा था। राधा के सास ससुर ननंद देवर जेठ सभी बहुत मोहब्बत करने वाले और सम्मान करने वाले लोग थे। राधा का ससुराल का घर भी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर जो सम्मान जो मोहब्बत जानकी जी और रोहित जी में थी वही राधा के ससुराल में भी दिखती थी। कुछ दिन बाद मधु पग फेरे के लिए घर आई। आदर्श भी उसके साथ था। सुदेश जी और दिलीप जी ने दामाद जी की खूब आवभगत की। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।